मेरा नाम रिधि है। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ प्यार मिलना तो दूर की बात, बेटी को मान सम्मान भी नहीं मिला था। लेकिन फिर भी मैं अपनी जिंदगी के मुताबिक अपनी जिंदगी की जंग को अंतिम समय तक लड़ती रही। मुझे नहीं पता था कि बेटियों पर जब जिम्मेदारी डाल दी जाती है तब वो कहीं की नहीं रहती, बल्कि अपनी खुशियों को भी दूसरे के लिए कुर्बान कर देती हैं। ये मेरी कहानी है, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि कुछ बेटियों की किस्मत बहुत बुरी होती है, बल्कि बहुत बुरी से भी बहुत बुरी होती है, जिन्हें हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है, जिन्हें काबिल होने के बावजूद भी दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान देना पड़ता है। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी, नौकरी की तलाश में थी, एक ऐसी नौकरी जहां मैं खुद को सुरक्षित रखकर नौकरी कर सकूं। लड़कियों के लिए नौकरी करना कितना मुश्किल होता है, ये बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। मेरे लिए भी इस जिंदगी का हर कदम बहुत मुश्किल था। जब एक दिन एक आदमी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके बूढ़े पिता से शादी कर लूं तो वो मुझे पूरे 10 लाख रुपए देगा। मैं वैसे भी बेहद गरीब थी और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मैं शादी करने के लिए मान तो गई थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उस आदमी का पिता तो बूढ़ा होने के साथ साथ बीमार भी है और मरने से पहले वो शादी करना चाहता है। फिर भी मैं इस शादी के लिए राज़ी हो गई थी। मेरी शादी किसी मंदिर, बड़े बैंकेट हॉल या फिर किसी के घर से नहीं हुई थी, बल्कि मेरी शादी तो अस्पताल से हुई थी। उस बूढ़े आदमी के साथ सारे डॉक्टर मुझे हैरानी से देखते हुए बधाई देने लगे। वहाँ खड़ी हुई हर नर्स हैरान थी और अजीब अजीब तरह की बातें कर रही थी। कुछ मुझे बुरा कह रही थी तो कुछ मुझ पर रहम खा रही थी। कुछ देर के बाद मुझे अस्पताल की ही एक कमरे में भेज दिया गया था कि वहां पर तुम्हारा पति है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें तुम्हारा इनाम भी वहीं पर मिलेगा। मगर जब मैं उस कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं उल्टे कदमों से भागने लगी, मगर फिर जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मेरे होश ही उड़ गए थे और मैंने हाथ जोड़कर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया था कि ये सब कुछ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी इतनी आसानी से पलट जाएगी। हालांकि बहुत समय तक मैंने अपने दिल को समझाया था और अपनी बर्बाद होती हुई जिंदगी को वक्त और ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया था। मगर जो चमत्कार मेरे साथ हुआ, उसने मुझे जिंदगी जीने का नया मकसद सिखा दिया था, क्योंकि मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसा था। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, इतनी गरीब फैमिली कि आँख खुलते ही मैंने अपने घर में भूख और परेशानी ही देखी थी। हमारे घर के हालात इतने ज़्यादा ख़राब थे कि घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता था। यहाँ तक कि हम लोग 3 दिन बाद खाना बनाते थे और वही खाना थोड़ा कर करके उन 3 दिनों में खाया करते थे। हमारी ज़ुबान तो जैसे कोई नया टेस्ट चखने से ही इनकार कर गई थी। घर के हालात जैसे भी थे, मगर हमने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। मैं खुददार लड़की थी। मुझे दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बेहतर मेहनत करके पैसा कमाना अच्छा लगता था। मैं जानती थी कि इस दुनिया के उसूल गरीब लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गरीबों के पास अपनी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता, और मैं शुरू से ही अपनी इज्जत को अपना सब कुछ मानती थी। हालांकि बचपन से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई थी और मैंने उन सारी परेशानियों का सामना डटकर किया था। घर में मेरे माता पिता के अलावा मेरे मुझसे छोटे 3 भाई बहन थे। एक बहन थी और 2 भाई थे। हम सब लोग लगभग जवान ही थे। मैं इन सबसे बड़ी थी। मेरे दोनों भाई भी बड़े हो रहे थे और थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, लेकिन बाकी उनकी हड्डियों में काम चोरी तो कूट कूट कर भरी हुई थी। हम 2 बहनें थीं, जबकि मेरे बाकी दोनों भाई घर की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं समझते थे। मेरे पिता जो कि बीमार रहते थे। मेरे पिता कमाने लायक इंसान नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो भी कामचोर थे। पहले वो काम किया करते थे। हालांकि उनकी मजदूरी शुरू से ही कम थी, लेकिन फिर भी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। लगभग 15 साल पहले जब वो अपनी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तब अचानक सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनका एक पैर इतनी बुरी तरह से टूट गया था कि उसकी हड्डी जुड़ न सकी, और गरीबी होने की वजह से मेरे पिता को ठीक से इलाज भी नहीं मिल सका। वो चल फिर नहीं सकते थे और ना ही कोई काम कर सकते थे। और फिर वक्त के साथ साथ उनके अंदर की बीमारियों में और बढ़ावा होता गया। उन्हें इलाज भी नहीं मिला और वो दिन ब दिन बीमार होते चले गए। अब समय ऐसा आ गया है कि वो जिंदा तो ज़रूर है, मगर वो किसी लायक नहीं है।
मेरे लिए यही बहुत है कि मेरे माता-पिता का हाथ मेरे सर पर मौजूद है। मैं अपने माता-पिता से यहाँ तक कि अपनी बहन-भाइयों से भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनमें से किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। उनमें से कोई भी ना तो मेरी कदर करता था और ना ही मुझसे प्यार करता था। तब मेरी उम्र भी 30 के ऊपर हो गई थी, लेकिन अभी तक ना तो मेरी शादी की कोई फ़िक्र करता था और ना ही मुझे अपनी शादी की परवाह थी। मैंने भी अभी तक शादी नहीं की थी। मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और अपनी ज़िद के कारण मैं हाई स्कूल तक सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। इसीलिए होश संभालने के बाद जब घर के हालात पर गौर किया कि हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मुझे ही कुछ करना चाहिए, तब से ही मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। कभी मैं फैक्ट्री में नौकरी किया करती थी, तो कभी लोगों के घर में काम किया करती थी। फिर एक समय ऐसा आया जब मुझे एक जानने वाली औरत ने एक अस्पताल में नर्स की नौकरी पर लगवा दिया। मैं उस सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी किया करती थी और जो कमा रही थी वो मैं ही कमा रही थी। मेरी उम्र तब 30 साल थी और मेरे दोनों भाई, एक 27 साल का था और एक 25 साल का था। उसके बाद मेरी सबसे छोटी बहन थी जो 20 साल की थी। लगभग हम सभी जवान थे और अब हमारी शादी की उम्र भी थी। मेरे दोनों भाई कभी-कभी अपनी जेब खर्च के लिए मजदूरी कर लिया करते थे। हालांकि उन्हें घर के खर्चे से कोई मतलब नहीं था। वो जो भी कमाते थे अपने लिए और अपने फायदे के लिए कमाया करते थे। मैं उस दिन वेटिंग एरिया में बैठी अपने साथ वाली नर्स के साथ अपनी जिंदगी की ही बातें कर रही थी। वो काफी हैरान हो रही थी और कहने लगी कि रिद्धि, तुम अच्छी भली नौकरी करती हो, फिर भी तुम्हारे घर के हालात क्यों नहीं संभलते। मैं उसे वही बता रही थी कि मेरे भाई कमाते तो हैं, मगर वो लोग अपने फायदे के लिए कमाते हैं। जो पैसे कमाते हैं उसे नशे में लगा देते हैं। दोनों ही नशे और जुए के आदी हैं। यहाँ तक कि मैं जो भी कमाकर घर ले जाती हूँ वो भी उनके नशे पर ख़त्म हो जाता है। बल्कि वो लोग मुझसे मेरे पैसे छीन लेते हैं। उन्हें तो घर की भी कोई परवाह ही नहीं है। साथ ही वो मेरी कमाई भी नहीं छोड़ते। अभी हम दोनों बातें कर ही रहे थे जब अस्पताल का एक डॉक्टर वेटिंग एरिया में दाखिल हुआ और मुझे वहां पर बैठे हुए देखकर डांटने लगा कि तुम अपना काम छोड़कर यहाँ बैठी बातें कर रही हो, जबकि मैं अपने सारे काम कर चुकी थी। ये हमारा फ्री टाइम होता था, तभी हम थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाते थे और ये बात ये डॉक्टर बहुत अच्छे से जानते थे। फिर भी वो मुझे बेवजह डांट रहे थे। शायद उन्हें ज़बरदस्ती मुझे उलझाना था। मेरा व्यवहार अस्पताल में हर किसी के साथ बहुत अच्छा था। ये डॉक्टर भी अच्छी आदत का नहीं था। मुझे इसके मुंह नहीं लगना था, इसलिए मैं इसकी बेफिजूल की बातों पर कुछ नहीं बोली थी और खामोशी से उठकर उसके कमरे में चली गई थी, क्योंकि डॉक्टर की ब्रेक खत्म हो चुकी थी और शायद वो मेरा इंतज़ार कर रहा था। शायद उसे मुझसे कोई काम था, मगर मैं टाइम पर नहीं पहुंची तो तभी वो मुझे डांटने के लिए वहां पर चला आया था। कहने लगा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कमरे में आते ही डॉक्टर ने दोबारा फिर से मुझे डांटना शुरू कर दिया था। काफ़ी देर तक वो मेरी बेइज्जती करता रहा और मैं सर झुकाकर सुनती रही। फिर जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने नरमी से कहा कि सर, ये हमारा फ्री टाइम होता है, हम इसमें थोड़ी देर के लिए बैठकर आराम कर लेते हैं। अगर आपको मुझसे कोई काम था या कोई ज़रूरत थी तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेते। मेरा इतना कहना था कि वो डॉक्टर बुरी तरह से चिल्लाने लगा और बोला कि अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। दो कौड़ी की नर्स, आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? यहाँ पर तुम लोग आराम करने के लिए आती हो या फिर काम करने के लिए? मैंने कहा सर, हम काम के टाइम पर काम ही करते हैं। उसके बाद वो फिर मुझे और बातें सुनाने लगा। आज उसका पूरा इरादा था मेरी इंसल्ट करने का। वो बेवजह ही मुझ पर चिल्ला रहा था। पहले तो कितनी देर तक मैं खड़ी होकर उसकी ये सारी बातें बर्दाश्त करती रही थी, लेकिन फिर मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी और फिर मैं वो शब्द कह उठी थी जो मुझे नहीं कहना चाहिए थे। मैंने हिम्मत करके कह दिया कि सर, मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ। यहाँ मुझे पेशेंट की सेवा के लिए रखा गया है, आपकी सेवा के लिए नहीं, जो आप इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में जाहिलों की तरह मुझ पर चीखेंगे। मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रही हूँ, अब मुझ में और क्षमता नहीं है आपकी बातें बर्दाश्त करने की। मैंने ये बात सख्ती से कही थी, क्योंकि मेरे लिए अब उसकी और आगे की बातें सुनना बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मेरी बातें डॉक्टर के सर पर जाकर लगी थी और पाँव पर जाकर गिरी थी। वो झटके से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दिया।
मेरे लिए यह हादसा बिल्कुल भी बर्दाश्त करने काबिल नहीं था। वो मुझ पर हाथ उठा चुका था। ये देखकर तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरा गुस्सा बहुत बढ़ गया था। मैंने करीब ही टेबल पर रखा हुआ फ्लावर पॉट उठाया और डॉक्टर के सर पर देकर मार दिया था। डॉक्टर के सर से खून बहने लगा था। वो अपना सर पकड़कर धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर शराबा सुनकर बाहर के लोग भी कमरे में जमा होने लगे थे और वहां पर डॉक्टर के सर से निकलता हुआ खून और मुझे इतनी बुरी हालत में देखकर हम दोनों को ही पकड़ लिया गया था। कुछ ही देर में वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए थे और ये मामला एमएस के ऑफिस में जा पहुंचा था। पहले तो डॉक्टर के सर पर ड्रेसिंग की गई थी। उसके बाद डॉक्टर ने सबके सामने यही कहा कि ये नर्स बहुत बदतमीज है। मैंने इससे कुछ भी नहीं कहा था। इसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मैं पहले भी ये बात आप सबको बता चुका हूँ कि ये नर्स ठीक नहीं है, मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज इसने मुझ पर जानलेवा हमला किया, कल को बाकी लोगों पर भी कर सकती है। न जाने कौन सा समय था जब इस डॉक्टर ने मेरे बारे में ये झूठ और तूफान अस्पताल के लोगों को बताने की कोशिश की थी। एमएस ने हम दोनों की बात सुन ली थी। फिर अचानक उन्होंने फैसला किया कि कमरे में लगे हुए कैमरे की रिकॉर्डिंग उनको दिखाई जाए, ताकि वो फैसला कर सकें कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। कहा कि ये देखकर ही मैं आइडिया लगा पाऊंगा कि कौन ठीक है और कौन गलत है। ये बात सुनकर तो मुझे थोड़ी बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने इस डॉक्टर के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी। पहले उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की थी, उसके बाद मैंने अपने बचाव में उन पर हमला किया था। रिकॉर्डिंग से ये बात साफ साफ पता चल सकती थी मैंने क्या गलत किया है, और ऐसा ही हुआ था। जब एमएस ने रिकॉर्डिंग देखी तो साफ साफ जाहिर था कि पहले डॉक्टर ने आगे बढ़कर मुझ पर हाथ उठाया, फिर मैंने गुस्से में आकर फ्लावर पॉट लेकर उनके सर पर दे मारा। वहीं पर खड़े हुए एमएस ने डॉक्टर को नौकरी से निकाल दिया था। डॉक्टर को नौकरी से निकालने के बाद उन्होंने मेरी गलती ना होने पर भी मुझे नौकरी से निकाल दिया था, जबकि मुझे लगा था कि हो सकता है कि मेरी बचत हो जाएगी, क्योंकि सच उनके सामने आ गया है। मगर जब फौरन ही मुझे भी निकाल दिया गया, तो मैंने उनसे यही सवाल किया कि आखिर मुझे क्यों निकाला जा रहा है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप चाहें तो मेरी सहेली से भी पूछ सकते हैं। वो मेरे साथ ही वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी और डॉक्टर साहब ने उनके सामने आकर पहले मेरे साथ बदतमीजी की थी और फिर अपने केबिन में जाने के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी की। लेकिन एमएस ने इनकार में सर हिला दिया था और कहने लगे कि नहीं, अब हम आपको अपने अस्पताल में और नहीं रख सकते। अगर डॉक्टर गलत है तो आप भी गलत है, क्योंकि आपको अस्पताल में रहने के रूल्स ही पता नहीं है। अगर आप अपने टाइम पर डॉक्टर के केबिन में चली जाती तो शायद वो आपके साथ ना बदतमीजी करते और ना ही आप पर हाथ उठाते। ये आखिर कहाँ का इंसाफ था। मुझे तो इन लोगों की बात सुनकर बेहद गुस्सा आया था और दुख भी हुआ था, लेकिन इस नौकरी को बचाने के लिए मेरे पास उनसे रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उनसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे भगवान के लिए काम पर रख लो, नौकरी से मत निकालो, क्योंकि एक बात का तो मुझे विश्वास आ गया था कि इस समाज में औरत को अपने पैरों पर खड़ा होते हुए देखकर आदमियों की बहुत बिगड़ती थी। नौकरी से तो मैं निकल चुकी थी, तो मैंने वहीं खड़े खड़े अपनी सैलरी की डिमांड भी कर दी थी, क्योंकि मेरा महीना पूरा होने वाला था। मगर यहाँ फिर से मेरे साथ नाइंसाफी हुई थी। एमएस ने सख्ती से मना कर दिया था कि हम आपको कोई भी सैलरी नहीं देंगे। ये बात मेरे लिए बर्दाश्त करने काबिल नहीं थी। मैंने वहां पर हंगामा करना चाहा तो सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उन लोगों ने मुझे अस्पताल से बाहर निकलवा दिया और मेरी एंट्री वहां पर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं सड़क पर बेआसरा खड़ी हुई थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। मैं अपने बहन भाइयों को ताने देती थी कि वो बेरोजगार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे हालात भी उनसे मिलते जुलते हो गए थे। मैं भी एकदम से बेरोजगार हो चुकी थी। मेरे और मेरे घर वालों का एक ही तो सहारा था, ये नौकरी, मगर वो भी हाथ से जा चुकी थी। मैंने घर जाने के लिए रिक्शा लेना चाहा था, लेकिन बैग में देखा तो 1 रुपया भी नहीं था। तो जैसे तैसे मैंने पैदल चलना ही शुरू कर दिया था कि कभी तो घर पहुंच जाऊंगी। लगभग मुझे 1 घंटा लगा था अपने घर पहुंचते पहुंचते, लेकिन तब तक मेरी खुद की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरे पैर बुरी तरह से सूज चुके थे और उनमें दर्द भी हो रहा था। घर पहुंचते ही मेरे सामने एक और नज़ारा मौजूद था। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ
कि मेरे दोनों भाई मुझसे छोटे थे, मगर उनमें से एक भाई ने शादी की हुई थी। उसकी पत्नी भी हमारे साथ ही रहती थी और उसकी जिम्मेदारी भी मैं ही उठा रही थी। मेरा भाई उससे मोहब्बत करता था और एक दिन अपनी मर्जी के मुताबिक उसने उसके साथ शादी कर ली थी। उसकी शादी को 7 महीने हो चुके थे, लेकिन अब उसे उसकी पत्नी छोड़कर जा रही थी। उसने अपने घर वालों को भी बुलाया हुआ था और वो अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने जाते ही पूछा कि क्या हो गया है, क्या वजह है जो तुम घर छोड़कर जा रही हो? तो वो रोते हुए बोली, दीदी, मेरे से इस गरीब खाने में नहीं रह जाता। मैं तरस गई हूँ यहाँ एक एक चीज़ के लिए। रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मुझे नहीं पता था कि मोहब्बत मुझे इस रास्ते तक ले आएगी। अब मुझे समझ आई है कि मोहब्बत से पेट नहीं भरता, बल्कि पेट भरने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। आपका भाई तो पैसे कमाता ही नहीं है और जो कमाता है वो सब अपने नशे में ख़त्म कर देता है। मैं उसके साथ और गुजारा नहीं कर सकती। मेरे घर में तो कभी भी हम लोग भूखे नहीं सोए, लेकिन इसने एक दिन भी मुझे पेट भरकर रोटी नहीं दी। अब मुझे पता चला कि मोहब्बत के सुहाने फूल शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वही फूल बाद में पेट की भूख पूरी न होने पर कांटे बनकर चुभते हैं। जब से मैंने तुम्हारे भाई से शादी की है, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मेरी अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं अपनी जिंदगी को और इस इंसान के साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसे और इसके घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने अपने भाई की पत्नी आरती को बहुत समझाया। आरती, ऐसा मत करो, तुम उसे छोड़कर जाओगी तो वो और बिगड़ जाएगा। उसने कहा कि नहीं दीदी, वो पहले ही काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उसके और बिगड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके भाई के साथ मोहब्बत की। मैं तो आपको हिम्मत देती हूँ कि अपनी खुशी और ख्वाहिशों को मारकर आप अपने परिवार का पेट भर रही हो, मगर मुझे माफ़ करना, मेरे अंदर आप जैसी हिम्मत नहीं है। मेरे समझाने का आरती पर कोई असर नहीं हुआ था। घर से निकलते समय उसने कह दिया था कि सोचने की भी हिम्मत मत करना कि मैं दोबारा यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि मैं एक बार फैसला कर चुकी हूँ। बाकी घर वालों ने भी उसे बहुत रोकना चाहा था, लेकिन वो नहीं रुकी। जबकि मेरे भाई की हालत भी काफ़ी ख़राब थी, क्योंकि वो पूरी तरह से नशे का आदी था। उसकी पत्नी भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थी। जब घर में खाने को कुछ मिलना ही नहीं था, तो इस तरह छोड़कर जाने का फैसला उसने ठीक ही किया था। खैर, शाम तक ये मामला खत्म ही हो गया था। शाम तक उसके घर वाले तलाक लेकर और घर से उसके दहेज का सारा सामान समेट कर ले जा चुके थे और हम लोग दोबारा फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। अब करें तो क्या करें? मेरा भाई भी उड़ उड़कर मुझे ही पड़ रहा था कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी पत्नी तुम्हारी वजह से मुझे छोड़ कर गई। मैंने कहा, ये क्या बेहूदगी है? तुम्हारी पत्नी से भला मेरी क्या दुश्मनी है जो वो मेरी वजह से इस घर को छोड़कर जाएगी? उसने कहा, क्योंकि मेरी पत्नी काफी समय से तुमसे पैसे मांग रही थी, उसे कुछ पैसे चाहिए थे, मगर तुम दे ही नहीं रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, मैं पैसे कहाँ से देती? मेरे पास खुद पैसे नहीं है। तुम अपनी पत्नी को अपनी जिम्मेदारी पर इस घर में लेकर आए थे, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। मगर मुझ पर तुम लोगों की जिम्मेदारी क्या कम थी जो तुमने अपनी जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी? ऐसे में भला कब तक तुम लोगों का ख्याल रखती रहूंगी? मैं तो खुद नौकरी छोड़कर आई बैठी हूँ। इस पूरे दिन में ये पहली बार था जब मैंने अपनी नौकरी छोड़ने की सच्चाई इन लोगों को बताई थी, और इस समय रात का पहला पहर चल रहा था। सभी घर वाले हैरानी से मुझे देखने लगे थे, क्योंकि सबको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं नौकरी छोड़कर आ गई हूँ। माँ ने मुझसे पूछा, क्या सच में तुम नौकरी छोड़कर आ चुकी हो? तो मैंने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया था और कहा कि हाँ, मैं नौकरी छोड़ चुकी हूँ। छोड़ क्या दी, बल्कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। सबने एक एक करके मुझसे नौकरी छोड़ने की वजह पूछी थी, लेकिन मैंने किसी को भी वजह नहीं बताई थी और अपने कमरे में जाकर लेट गई थी। सबको साफ साफ मना कर दिया था कि कोई भी मेरे पीछे आकर मुझे तंग न करे। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट तो गई थी, जबकि बाहर मेरे भाई बहन माँ के सामने मेरी चुगलियाँ कर रहे थे। मैं खुद बहुत परेशान थी कि ये सब क्या हो गया है, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरी नौकरी चली जाए। इस घर में इकलौती कमाने वाली मैं ही तो थी। अब मुझे फिक्र हो रही थी कि अब क्या होगा। मेरे भाई बहन मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने कान लपेटकर सोने के लिए लेट गई थी, मगर नींद कहाँ आनी थी। मुझे सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। अगले दिन भी मैं लेट उठी थी,
लेकिन जैसे ही उठकर बाहर आई तो देखा कि मेरा बड़ा भाई चिल्ला चिल्लाकर माँ और पिताजी को मेरे खिलाफ भड़का रहा था। अगर इस घर में थोड़ी बहुत किसी को मेरी फिक्र थी तो वो मेरे पिताजी थे। वो कभी कभी मेरा ख्याल किया करते थे और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहते थे कि बेटी, अगर मैं ठीक होता तो तुम्हें कभी नौकरी ना करने देता। लेकिन मेरी माँ ऐसी नहीं थी। उन्होंने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा था। अगर उन्हें मेरी फिक्र होती तो वो समय पर कुछ न कुछ करके मेरी शादी करवा देती। मेरे भाई के मुताबिक भी मैंने जानबूझकर नौकरी छोड़ी है। अगर कोई वजह होती तो मैं उन लोगों को ज़रूर बताती, मगर मैंने उनको अभी तक वजह नहीं बताई थी। इसलिए उनको यही लगता था कि मैं जानबूझकर नौकरी छोड़कर आई हूँ। मेरा भाई मेरी माँ को ये वजह दे रहा था कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि हम लोग काम करें, कि वो चाहती है कि अब उसके भाई भी कमाएं। तभी हाथ पर हाथ रखकर बैठ गई है। मुझे अपने भाई के मुंह से ये शब्द बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। भाई तो जिम्मेदार होते हैं, अपने घर की बहन बेटियों को बचाकर रखते हैं कि वो घर से बाहर निकलकर नौकरी न करे। लेकिन मेरे भाई खुद जवान और हट्टे कट्टे होने के बावजूद भी अपनी बड़ी बहन पर निर्भर थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने सालों तक मैं इन लोगों के लिए इतना कुछ करती आई हूँ। अब जब मेरी नौकरी चली गई है, मुझे मुश्किल समय देखना पड़ रहा है, तो बजाय इसके कि वो लोग मेरा साथ दें, मुझे तसल्ली दें और कहें कि तुम फिक्र मत करो, लेकिन वो तो मुझे उल्टा ही इल्ज़ाम लगा रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से मैं जानबूझकर उनके लिए कमाई नहीं कर रही थी। अगर सच में ऐसा होता तो मैं पिछले कई सालों से नौकरी करती आ रही थी, तब भी तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकती थी। मुझे बेहद अफसोस हो रहा था। मैं बाहर आई तो माँ मुझे देखकर नरमी से बोली, उठ गई हो बेटी? मेरे पास उनको देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था। उस समय पिताजी दवाई खाकर सो रहे थे। मैं माँ की गोद में सर रखकर लेट गई थी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा छोटा भाई तो घर के अंदर कम ही आया करता था, क्योंकि वो ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी में और नशे की आदत में लगा रहता था। और बड़ा भाई तो जैसे लड़ने के लिए तैयार ही था। उसकी पत्नी जो चली गई थी, उसे यही लग रहा था कि उसकी पत्नी मेरी वजह से गई है, जिसका गुस्सा वो मुझ पर निकालने के लिए बेताब हो रहा था। उसने मुझे देखकर मुंह बना लिया और एक तरफ बैठ गया। मैंने रोते हुए माँ से कहा कि माँ, वहाँ पर एक डॉक्टर है, बहुत बदतमीज है। वो मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। अब बताओ मेरा क्या कसूर है? उसने मुझ पर हाथ उठाया। भला ऐसा भी कहाँ पर होता है क्या कि कोई डॉक्टर नर्स पर हाथ उठाए? मेरी भी तो कोई इज्जत है। मैं वहाँ मेहनत करती हूँ, तभी तो मुझे वहाँ पैसे मिलते हैं ना। उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तब जाकर मैंने उस पर हाथ उठाया। अस्पताल से उसे नौकरी से तो निकाल दिया गया, लेकिन उसके साथ ही मुझे भी निकाल दिया। अस्पताल वालों ने ये कहकर कि हमारी रेपुटेशन का सवाल है, तुम लोगों के यहाँ होने से हमारे अस्पताल का नाम खराब हो सकता है। अब मुझे बताइए कि इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपने बहन भाइयों के लिए वहाँ पर नौकरी करती हूँ, मगर ये लोग तो नशा कर रहे हैं और इन दोनों भाइयों का तो नशा ही पूरा नहीं होता। इनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, हालांकि मैं इन सब के लिए हमेशा फिक्रमंद रहती हूँ। क्या मेरी इज्जत की कोई अहमियत नहीं है? मैं माँ को अब हकीकत बता रही थी और साथ ही लगातार रो भी रही थी। मेरे भाई ने मुझे देखा और कहने लगा, नाटक बंद करो तुम। झूठ बोल रही हो तुम माँ को, कहानी बनाकर सुना रही हो, जबकि हकीकत ये है कि तुम अब नौकरी करना ही नहीं चाहती हो। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ था कि वो कितना मतलबी है, जिनकी खातिर मैं खुद को बर्बाद करती जा रही थी। ये वो समय था जब मैंने भी कसम खा ली थी कि अब तो मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगी। ये लोग मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ नहीं दे सकते, तो बाद में ये लोग मेरे लिए क्या कर सकते हैं? मैंने माँ को साफ साफ कह दिया था कि आप अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए कि अब मैं किसी की कोई परवाह नहीं करूंगी। अब अगर इस घर में भूख आती है तो आ जाए, कर्ज होता है तो हो जाए, लेकिन अब कोई मुझसे कोई मतलब ना रखे। अब अगर अपने लिए कोई कमाने निकलता है तो निकल जाए। ना मुझे किसी के लिए कमाना है, ना ही अब मुझे किसी की मदद करनी है। जिन लोगों को मेरी इज्जत की फिक्र नहीं है, तो वो मेरी क्या फिक्र करेंगे? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है और अब मुझे भी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। अब जैसा चाहें आप लोग वैसा करो और प्लीज़ सब लोग मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गई थी। लेकिन मुझे बहुत पछतावा होने लगा था। मेरे भाई बहन से मैं मोहब्बत करती थी, वो भले ही जैसे भी थे, मगर मुझसे छोटे थे। मेरे अपने भाई बहन थे। मैंने उन भाई बहन की खातिर शादी नहीं की थी और अपनी जो भी जमा पूंजी थी अपने भाई की शादी पर लुटा दी थी,
जो आज एक बार फिर से तलाकशुदा हो चुका था। मुझे वो समय बहुत अच्छे से याद है जब हमारे घर से 2 घर छोड़कर एक बड़ा-सा किराए का मकान था। कई साल पहले उस घर में दिशांत का परिवार रहने के लिए आया था। दिशांत ने मुझे पसंद कर लिया था। मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दिशांत ने मुझसे शादी के लिए कहा था क्योंकि उस समय उसकी और मेरी दोनों की ही शादी की उम्र थी। वो भले ही किराए पर रहता था, लेकिन गांव में उसका अपना घर भी मौजूद था। वो मुझे कहता था कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसने इतना तक कह दिया था कि वो मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आएगा, मगर मैंने उसे मना कर दिया था। वो दिन रात मुझे मनाने की कोशिश करता रहता था और कहता था कि तुम्हें मुझसे ही शादी करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मगर मैं हमेशा उसे मना कर देती थी। एक दिन आधी रात को उसका फ़ोन आया और वो मुझे बोला कि मैंने अपनी मम्मी को मना लिया है। मम्मी कहती हैं कि मुझे रिधि बहुत पसंद है। मम्मी तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के लिए राज़ी हो गई हैं। पहले तो चलो मैं इसलिए रुक रहा था कि पता नहीं मेरी मम्मी मानेंगी या नहीं, लेकिन अब मैंने अपनी मम्मी को मना लिया है। मैंने हर तरह से तुम्हारे साथ शादी की कोशिश कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी हाँ कर दो, अपने घर वालों से बात करो और मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाओ। लेकिन वो मेरी परेशानी बहुत अच्छे से जानता था कि मैं अपने परिवार की इकलौती कमाने वाली हूँ और अपने भाई बहन के बारे में भी सबसे ज़्यादा सोचती हूँ। जिस पर उसने कहा था कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बहन भाइयों का बल्कि पूरे परिवार का ख्याल मैं रखूँगा। जितना तुम उन्हें महीने में कमाकर दे रही हो, उतना मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँगा। बस तुम मेरी ज़िंदगी में आ जाओ। वो बोलता चला जा रहा था, लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसे साफ-साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे क्या पता कि कल को तुम अपनी कही हुई बातों से मुकर जाओ, फिर मेरे घरवालों का क्या होगा? उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की थी और मुझे बहुत विश्वास दिलाया था कि मैं कभी नहीं बदलूँगा। जो वादा कर रहा हूँ, उसे ज़रूर निभाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। न जाने क्यों मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था और उससे कह दिया था कि दिशांत, अगर तुम मेरे लिए रुक सकते हो, तो तब तक रुक जाओ, जब तक मेरे भाई-बहन का कोई भविष्य नहीं बन जाता, क्योंकि मैं अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। दिशांत ने फ़ोन पर ही मुझे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरे रिश्ते को मना कर दिया, तो मैं अपनी जान दे दूँगा। मेरे लिए फ़ैसला करना बहुत मुश्किल था। मैंने उसे बहुत समझाया था, बहुत कहा था कि तुम इतने जज़्बाती मत हो, थोड़ी देर रुक जाओ। मुझे विश्वास है कि मेरे दोनों भाई सुधर जाएँगे। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रहा था। बार-बार मेरी बात को रद्द करते हुए बोला, मैं देख चुका हूँ तुम्हारे भाई कभी नहीं सुधरेंगे। तुम्हारे घरवालों को लालच है कि तुम उनके लिए कमाई कर रही हो। उन्हें अपनी बेटी की कोई फ़िक्र नहीं है। उन लोगों को बैठे-बिठाए घर में हर सुविधा मिल रही है, तो फिर भला वो क्यों चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी हो? तुम्हारे भाइयों को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। देखो, अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की, तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैंने कहा, दिशांत, ऐसी कोई बात नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है। मेरे भाई भी सुधर जाएंगे। उसने कहा कि एक दिन तुम्हें भी इस बात का विश्वास आ जाएगा कि मैं ठीक कह रहा था और तब तुम बहुत पछताओगी। मैंने फ़ोन रखते हुए कहा कि ठीक है, जब विश्वास हो जाएगा और मेरे भाई नहीं सुधरेंगे, तब मैं तुमसे शादी कर लूँगी। तुम मेरे लिए रुक सकते हो तो रुक जाओ, मगर मैं समय से पहले तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती। उस समय मेरी उम्र लगभग 25 साल थी। फ़ोन तो मैंने बंद कर दिया था, लेकिन मेरे दिल की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं दिशांत खुद की जान न ले ले, क्योंकि सच में मैं उसे बहुत पसंद करती थी और मैं ये बात जानती थी कि वो हद से ज़्यादा जुनूनी है। जो एक बार उसके दिमाग में आ जाए, तो फिर वो उसे पूरी करने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और मुझे इसी बात का डर था। मैंने दोबारा उसे फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। फिर अगली सुबह मुझे पता चला कि वो हमारे मोहल्ले से घर खाली करके अपनी माँ के साथ जा चुका है। मैंने उसका नंबर कई बार मिलाया था। जब उसका नंबर नहीं मिला, तो मैंने कोशिश करना ही छोड़ दिया था। हालांकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। वो मोहल्ला छोड़कर भी जा चुका था और उससे मेरा कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था कि जो होगा देखा जाएगा मेरे प्यार को। लेकिन मैं तो उसको आराम से इनकार कर चुकी थी। अगले 2-3 दिन तक उसका फ़ोन नहीं आया। फिर कुछ दिन के बाद उसकी माँ रोती पीटती हुई हमारे घर आई और कहने लगी कि मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर ली है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था,
तुम्हारी वजह से वो ये मोहल्ला छोड़कर चला गया, शराब पीने लगा और फिर ऐसी ज़िंदगी से उसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। दिशांत की माँ ने सारे मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके हमारी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी थी। पहले ही हमारे मोहल्ले वाले हमें ज़्यादा मुंह नहीं लगाते थे और अब तो दिशांत की मौत की जिम्मेदार भी मुझे ही बना दिया गया था। जब मुझे ये सब पता चला तो लगभग 2 हफ्तों तक मैं बुखार की कंडीशन में रही थी। दिशांत की माँ तो रोती पीटती हमारे घर से चली गई और हर कोई मुझे ही बुरा भला कह रहा था। मुझे भी दिशांत की मौत का बहुत अफसोस था। मैं उससे मोहब्बत करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो जाएगा। उस समय भी मेरे लिए नौकरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि मैं बुखार और दुख होने के बावजूद भी हर रोज़ बिना छुट्टी किए काम पर जाती रही थी। एक दिन भी ऐसा नहीं था जब मैंने छुट्टी की हो, क्योंकि मुझे अपने भाई बहनों की परवाह थी। मुझे उनका ख्याल था। उन लोगों की खातिर तो मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी थी और दिशांत भी इस दुनिया से छोड़कर जा चुका था। अगर मैं अपने परिवार के लिए नहीं कमाती तो कौन कमाता? पिता बीमार थे, माँ कुछ नहीं कर सकती थी, भाई शुरू से ही बदतमीज और आवारागर्दी में लगे रहते थे और जो थोड़ा बहुत कमा भी लिया करते थे तो वो नशे में उड़ा देते थे। एक मेरी छोटी बहन घर में बैठी हुई थी। मैंने अपने इन बहन भाइयों के पीछे दिशांत के दुख को भी नज़रअंदाज कर दिया था। इसके बाद तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एक जानवर हूँ। पूरा दिन जानवरों की तरह काम करती रहती हूँ और रात को घर आने पर मुझे रोटी भी नसीब नहीं होती थी। अगर किसी को कोई पैसे चाहिए होते थे तो वो भी मेरे से ही लेते थे। घर की सब्जी राशन सब कुछ मुझे ही लाना होता था। वो मेरी ही जिम्मेदारी थी। कई कई बार तो मैं न जाने कितने लोगों से उधार मांगती रहती थी कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मगर अब लोग भी मुझे उधार देना बंद कर चुके थे। मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हर एक की शिकायत के बावजूद भी आज मुझे वो अंजाम मिल रहा था, लेकिन फिर भी मैंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया था। आज मुझ पर बुरा समय आया था तो मेरे बहन भाइयों में से कोई भी आकर मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था और ये पहला दिन था जब मैं दिशांत के दुख को दिल से महसूस कर रही थी और मुझे पछतावा हो रहा था कि मैंने पहले उसकी बात नहीं मानी, जो बात वो इतने सालों पहले कह चुका था। आज मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा था कि मेरे भाई किसी काम के नहीं है या उनके सामने मेरी कोई अहमियत नहीं है। अपनी बहन भाइयों के होते हुए भी ये बात मुझे खुद क्यों नहीं पता चली। ये बहुत ही मुश्किल सफ़र था। लगभग 3-4 दिन तक तो मैं कमरे में ही बंद रही थी। मेरा खाना पीना भी पूरी तरह से बंद हो चुका था। हर समय मुझे दिशांत की याद आती रहती थी। अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। फिर मैंने फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए। दिशांत नहीं है तो क्या हुआ, बाकी मर्द तो हैं। हो सकता है कोई मेरी खातिर मेरे भाग्य में लिख दिया गया हो। लेकिन अब शादी की बात करती तो कहाँ करती। मेरे पास ना तो रुपया था, ना पैसा था, ना दहेज था और ना ही जेवर था, ना कोई अच्छा रिश्ता था और ना ही अच्छी उम्र थी। अब मैं लगभग 35 साल की हो चुकी थी। अब मुझे यहाँ से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे अपने रिश्ते के लिए क्या करना चाहिए। मैंने ही 1-2 रिश्ते वालों को फ़ोन करके उनको अपने बारे में सब कुछ बताया था और अपने लिए रिश्ता ढूंढने का कहा था। लेकिन मुझे हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने बजाय मेरी बात समझने के और मेरे लिए रिश्ता ढूंढने के बंद शब्दों में मना कर दिया और कहा कि देखो बहन, अब तुम बूढ़ी हो रही हो और ऊपर से दहेज वगैरह भी कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकते। कम से कम दहेज वगैरह तो हो या फिर एक गाड़ी, मोटरसाइकिल, घर वगैरह कुछ तो हो। और अब तो तुम्हारी उम्र भी पूरी तरह से लड़के वाले नज़रअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह अगर तुम ख्वाहिश करो कि बिना किसी चीज़ के तुम्हारे लिए कहीं से कोई रिश्ता आ जाए तो ये नामुमकिन है। उन्होंने मुझे यही जवाब दिया तो मैं एकदम बिल्कुल खामोश हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई हो। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब जब मैंने खुद के लिए जीने का सोचा तो कोई भी मेरा साथ देने को तैयार नहीं था। मेरे घर वाले न बाहर वाले। मैं क्या करूं? मुझ पर डिप्रेशन के हमले हो रहे थे। मैं सारी सारी रात जागती रहती थी और सारा दिन नींद की गोलियां खाकर सोती रहती थी ताकि मेरे घर वाले मुझसे कोई बात ना करें। घर के खर्चे कैसे चल रहे थे, कैसे नहीं चल रहे थे, ये मैं नहीं जानती थी। लगभग 1 हफ्ते तक यही कंडीशन रही। 1 हफ्ते के बाद मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि घर के खर्चे चलाने के लिए मेरी छोटी बहन काम कर रही है। ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने फ़ौरन ही एक रिश्ते वाली को फ़ोन किया और उनसे कहा कि ठीक है,
मेरी तो उम्र बढ़ गई है, क्या मेरी बहन के लिए कोई ऐसा रिश्ता मिल जाएगा? अब की बार वो चुप हो गई थी और बोली कि ठीक है, मैं देखकर बताती हूँ। मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बताया था कि मैं अपनी बहन के लिए रिश्ते देख रही हूँ। 2 दिन के बाद मुझे रिश्ते वाली औरत का फ़ोन आया। उसने कहा कि हाँ, एक लड़का है। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। मैंने अपनी बहन को अपने पास बिठाया और कहा कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने आप को ऐसे ही दांव पर लगाओ और बाद में जब अपने लिए जीने का सोचो तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना आए। उसने मुझे समझाना चाहा, लेकिन मैंने साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ते देख चुकी हूँ, अब चुपचाप शादी कर लो। इस बात से मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। आखिर उनकी बेटी बिना दहेज के जा रही थी। फिलहाल 1 महीने के अंदर अंदर मैंने अपनी बहन का लगन कर दिया था। दोबारा फिर हम लोग वहीं आकर खड़े हो गए थे। मैं पूरी तरह से एक तरफ सिमट चुकी थी। कमाने के लिए कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरे भाई ने अब काम करना शुरू कर दिया था। दोनों भाई काम पर तो टिक चुके थे, मगर अब मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रही थी। तभी मैंने रिश्ते वाली साइट पर अपना सारा बायोडेटा बना दिया। कोई तो होगा, बूढ़ा जवान लूला लंगड़ा, कैसा भी हो मुझे चलेगा, क्योंकि अब मैं आगे तन्हाई की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। लगभग 4 या 5 दिन हो गए थे। मैं रोज हर जगह पर जहां जहां मैंने अपनी शादी के लिए एड्स दे रखे थे वहां पर जाकर देखती थी, लेकिन नेगेटिव कमेंट करने वाले बहुत थे, मगर हकीकत में मुझे अपने साथ बर्दाश्त करने वाला कोई भी नहीं था। छठे दिन मैं बहुत ही मायूस हो गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे जीने का मकसद ही ख़त्म हो चुका था। न मैं बहन भाइयों के लिए फ़िक्र कर रही थी और ना ही अपने लिए जी पा रही थी। उससे पहले मैं अपने दिल और दिमाग दोनों को मजबूत करती, तभी मुझे एक नंबर से फ़ोन आने लगा। मैंने फ़ोन उठाया तो आगे एक आदमी था जो मेरा नाम लेकर बोला, हमें रिद्धि जी से बात करनी है। मैंने कहा, जी जी, मैं ही रिद्धि बात कर रही हूँ, बोलिए। उसने मुझे मेरे ऐड के बारे में बताते हुए कहा कि हमने देखा है आपको रिश्ते की तलाश है। मैं ये सुनकर एकदम सीधी होकर बैठ गई थी और कहा कि जी जी, मुझे रिश्ते की तलाश है, बताइए आपके पास कोई रिश्ता है? वो नरमी से बोला, मैडम, हमारे पास आपके लिए रिश्ता है। उसने मुझे एक जगह का एड्रेस दिया और टाइम बताया कि इस टाइम पर इस एड्रेस पर आ जाना। मौके पर ही आपकी शादी कर दी जाएगी और हाँ, बदले में आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ये सुनकर मैं बड़ी हैरान हुई थी। मैंने कुछ और पूछना चाहा, लेकिन वो आदमी फ़ोन बंद कर गया था। मतलब मेरे पूछने की जो भी कोई उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। मेरा शरीर फ़ोन रखने के बाद धीरे धीरे कांप रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अभी थोड़ी देर पहले जो चीज़ मैं ऊपर वाले से मांग रही थी और जिसकी खातिर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने चली थी, वो एकदम से अचानक हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है। ये शायद मुझे ये शादी करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं अपने दिले दिमाग के साथ ही जंग लड़ने में मगन थी। तभी कमरे में मेरी माँ आई और आकर नरमी से बोली, रिधि, कितने दिन हो गए हैं, घर में कुछ भी नहीं पका है, बस कर दो और छोड़ दो तुम अपनी नाराज़गी। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम नहीं कमाती तो तुम्हारे भाई बहन भी कोई काम नहीं करेंगे। बहन की तो तुम शादी कर चुकी हो, भाई तुम्हारे नशे पर लगे हुए हैं। मुझे बताओ, इस सब में मेरा और तुम्हारे पिताजी का क्या कसूर है जिससे तुम बदला लेती जा रही हो? मेरी माँ तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी थी कि तुम काम नहीं कर रही हो, जबकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि काम करना, उन्हें खिलाना पिलाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर है तो पहले मेरे माता पिता की है। अगर वो ये पूरी नहीं कर रहे तो इसके बाद मेरे भाइयों की है। मैं क्या आप लोगों के लिए खुद को बर्बाद करूं? मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा कि माँ, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती। वो हैरानी से चौंक कर मुझे देखने लगी और बोली, क्यों कुछ नहीं कर सकती? अच्छी खासी तुम्हारी नौकरी थी, तुमने वो भी छोड़ दी। थोड़ा बर्दाश्त कर लेती। अगर डॉक्टर ने थप्पड़ लगा ही दिया था तो क्या परेशानी थी? बर्दाश्त करने में ही इंसान की भलाई होती है, लेकिन तुमने बर्दाश्त नहीं किया और अभी भी घर में बैठी हो। तुम्हें चाहिए कि तुम कहीं और जाकर नौकरी वगैरह तलाश करो। मैं खामोश होकर उनकी बातें सुनती रही। जब उन्होंने अपनी बात पूरी की तो मैं सीरियस होकर बोली कि आपकी हर बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं भी अब कुछ बताना चाहती हूँ। उन्होंने मुंह बनाकर हाँ में सर हिलाया और बोली, बताओ, क्या कसर रह गई है अब बताने वाली, वो भी पूरी कर लो। मैंने बिना झिझके या डरे साफ शब्दों में कह दिया था
कि मैं शादी कर रही हूँ। मेरी बात पर माँ एकदम से चौंक गई थी और फिर बोली, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने दोबारा से फिर साफ शब्दों में कह दिया कि मैं शादी कर रही हूँ। माँ कहने लगी, मुझे यही डर था कि तुम किसी के चक्करों में हो। एकदम ही माँ ने मुझे डांटना शुरू कर दिया था और उनका अंदाज भी पूरी तरह से बदल चुका था। अभी थोड़ी देर पहले वो मुझे बड़े प्यार से समझाने की कोशिश कर रही थी, अब एकदम ही मुझे अपनी जानी दुश्मन लगने लगी। वो मुझे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मैं थोड़ा पीछे होकर बोली, खबरदार माँ, जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। मैं अपनी सारी उम्र आप लोगों के लिए बर्बाद कर चुकी हूँ, लेकिन अब आप लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यही हाथ जाकर अपने दोनों बेटों पर उठाइए, ताकि वो थोड़ी शर्म करें और घर में कुछ पैसे कमा कर लाएं। माँ ने मेरा मुंह सख्ती से दबोचा और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? अब इतनी उम्र में तुम शादी करोगी? मैंने सीरियस होते हुए कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इतनी जवानी में काम कर रही थी, तब तो किसी ने नहीं कहा कि इतनी जवानी में कमा रही है, किसके लिए कमा रही है। लेकिन तब तो हर एक को पैसा चाहिए था, मगर अब मेरे पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं शादी कर रही हूँ तो मतलब शादी कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई एतराज़ है तो वो अपने तक रखिए, मुझे आप लोगों की भी ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनने के बाद माँ बोली, अच्छा बताओ कौन है जिसके साथ तुम शादी कर रही हो? बल्कि ये कहो कि गुलछर्रे उड़ा रही हो, क्योंकि वही है ना जो तुम्हें हमारे खिलाफ भड़का रहा है और तुम हर तरह का कामकाज भी छोड़ कर बैठी हो। मैंने उनकी बात की कोई सफाई नहीं दी थी। मैंने कहा, मैं खुद नहीं जानती कि वो कौन है। माँ काफ़ी हैरान हुई थी। फिर उन्होंने दोबारा पूछा तो मैंने उनको साफ साफ बता दिया था कि मैं नहीं जानती वो कौन है, लाचार है, लूला है, लंगड़ा है, लेकिन मैं बस शादी कर रही हूँ उसके साथ। यही मेरा आखिरी फैसला है। माँ के जाने के बाद दोनों भाई भी आकर बारी बारी मुझे समझाने लगे थे कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे बिना दान दहेज के किसी से भी शादी कर लूंगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी। मैं उनकी बात सुनती रही। फिर मैंने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर आप लोग बिना रुपये पैसे के खुश रह रहे हैं तो फिर मैं भी बिना दान दहेज के खुश रहूंगी। अगर वो इंसान की मैं बात कर रही हूँ वो मुझे स्वीकार नहीं करता, तब भी मुझे मंजूर है। यहाँ पर कौन सा मैं खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही हूँ, जो वहाँ पर 2-4 साल खुशी न मिली तो मुझे कुछ हो जाएगा। वैसे भी मेरी काफ़ी उम्र निकल चुकी है। अब अगर मुझे कोई स्वीकार कर रहा है तो कर लेने दो। हर एक ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो मुझे शादी करने से रोक ले, लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं करके ही रहूंगी। इस बार मैं अपनी जिद पर अड़ गई थी। उन लोगों के रंग मैंने अच्छी तरह से देख लिए थे। जब तक उनके लिए करती रही थी तब तक मैं उनके लिए ठीक थी। जैसे ही मैंने उनके लिए सब कुछ करना बंद कर दिया था, बजाय इसके कि वो मेरी परेशानियों को समझ ले, बल्कि वो तो उल्टा मुझसे ही लड़ रहे थे। अगले दिन माँ ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी। मेरे भाइयों ने भी मुझे बहुत रोका था, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया था, लेकिन मैं जैसे तैसे बताए गए एड्रेस पर पहुंच चुकी थी। वो समय मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था, जब मैं खाली हाथ रोती हुई सड़कों पर भागती जा रही थी, क्योंकि दोपहर के 1 बजे मेरी शादी थी और वो शादी मुझे हर हाल में करनी ही थी। उसके बिना मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। पहले तो मेरे भाइयों ने मुझ पर हाथ उठाया था, फिर उसके बाद उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम इस घर से बाहर गई तो हमारा तुम्हारे साथ हर तरह का रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये आखिरी शब्द उन्होंने मुझे रोकने के लिए आजमाए थे, क्योंकि मैं उनकी मार पर भी नहीं रुक रही थी। मुझे भला इन बातों से क्या डर लगा था? वो लोग खुद ही मुझे अपने लिए मार चुके थे। मैंने तो बस सर हिला दिया और कहा कि ठीक है, जो तुम लोग कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं तुम लोगों तक वापस लौटकर कभी भी आना ही नहीं चाहती। चाहे मैं मर जाऊं या मैं जिंदा रहूं, मेरे जैसे भी हालात हों, मैं कभी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखूंगी। उन्होंने कहा कि हाँ, हम अब तुम्हें घर में घुसने भी नहीं देंगे, चाहे हमारी माँ मरे या हमारा बाप, तुम यहाँ नहीं आओगी। मैंने भी कसम खाई और मैं चल निकली। मैं रोती जा रही थी, कुछ पता नहीं था। बस ऊपर वाले के भरोसे यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान, मेरा जो भी मामला हो उसे संभाल लेना। मैंने भी तो काफ़ी समय तक बाकियों को संभालने की कोशिश की है, लेकिन अब जब समय आया है तो वो मुझे संभालने से मुकर गए हैं। तो अब मुझे तू ही संभाल लेना। अपने अलावा मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की मोहलत न देना। प्रार्थना करते हुए मैं लगभग अस्पताल पहुंच चुकी थी। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये थे, जो किराए में खर्च करने के बाद मैं अस्पताल तक गई थी और वहां पहुंचते ही मेरी जेब खाली हो चुकी थी। बताए गए वार्ड नंबर और टाइम पर मैं पहुंची तो देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था।
कोई एक दो लोग दिखाई दे रहे थे। जो बेड नंबर मुझे बताया गया था, वो बेड भी खाली था। एकदम से मेरा दिल बैठने लगा था कि कहीं वो लोग चले तो नहीं गए, क्या मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हुआ, जिसके बिना पर मैं अपने घर वालों को भी ठोकर मार कर आ गई हूँ और अब मेरे नसीब में कुछ भी नहीं आया हो। मैं वहीं पर परेशानी की हालत में खड़ी थी। तभी पीछे से एक नर्स बोली कि आपको कमरा नंबर 4 में बुला रहे हैं। मैंने पूछा कौन है वहां पर, तो वो नर्स नरमी से बोली आपकी ही शादी है ना। तब जाकर मुझे सुकून आया था और मैंने कहा कि जी जी, मेरी ही शादी है। तो वो नर्स मुझे अपने साथ उस कमरे में ले गई थी जहां एक आदमी एक पंडित के साथ मौजूद था। मुझे नहीं पता था उनमें से दूल्हा कौन है और कौन नहीं, क्योंकि वहां पर और भी लोग मौजूद थे। उन्होंने मुझे बैठ जाने को बोला था। मैं खामोशी से बैठ गई थी और फिर उनमें से एक आदमी बोला कि आप शादी करने के लिए तैयार हैं, मतलब आप किसी प्रेशर के साथ तो ये नहीं कर रही हैं ना। मैंने सर हाँ में हिला दिया था और कहा था कि मैं किसी दबाव में आकर ये शादी नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपनी खुशी से इस शादी को करने के लिए तैयार हूँ। उस आदमी ने कहा पहले आप एक बार अपने दूल्हे को देख लीजिए, अभी तक आपने अपने दूल्हे को भी नहीं देखा। मैंने इनकार में सर हिला दिया और कहा कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी फिर बोला देख लीजिए एक बार, आपको मौका दे रहा हूँ, अच्छी तरह से समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्योंकि जिस आदमी के साथ आपकी शादी हो रही है वो लाचार है कि क्या आप उसे संभाल लेंगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया था और कहा कि हाँ, मैं हर तरह से उस आदमी से शादी करने के लिए तैयार हूँ और हर तरह का काम करने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे सिर्फ शादी करनी है। इस पर वो हल्के से मुस्कुराया और उसने पंडित जी से कहा कि आप मंत्र पढ़ने शुरू कीजिए। पंडित जी ने भी कहा कि दूल्हे को बुला लीजिए। मैं मंत्र पढ़ने शुरू करता हूँ और फिर 5 मिनट के अंदर अंदर मैं जो इतनी शादी के लिए तड़प रही थी, मेरी शादी हो चुकी थी। हालांकि मेरे दूल्हे ने अपना चेहरा चादर से छुपाया हुआ था। उसे देखकर लगता था कि वो बहुत बीमार है और लाचार है, मगर मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था कि शादी के बाद वो सारे लोग जो कमरे में मौजूद थे, शादी होने के बाद वहां से चले जाएंगे और साथ ही मेरा दूल्हा भी चला गया था। मैं अकेली रह गई थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन उनकी तेज झिड़कती हुई बातें भी मेरे कान में बुरी तरह से बज रही थी। मैं पूरी तरह से खामोश और अकेली बैठी हुई थी। लगभग 15 मिनट हो गए थे। ये 15 मिनट मुझे 15 महीनों के बराबर महसूस हो रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि आगे आने वाला समय मेरे ऊपर कैसा था। मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मेरी मदद करना। मैंने अपने लिए बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। अब मैं अपनी सारी समस्याएं आपके हवाले करती हूँ। मैं बस यही प्रार्थना करती जा रही थी। मेरी शादी हो चुकी थी। इस बात की न मुझे कोई खुशी थी, न अनजानी सी कंडीशन थी मेरे पूरे शरीर में, जिसे मैं चाहकर भी महसूस नहीं कर पा रही थी। शादी के बाद मैं अपने पति से पूछना चाहती थी कि अब मुझे कहाँ जाना है या कहाँ नहीं। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ लोग कमरे के अंदर आए। एक आदमी ने कहा कि बधाई हो, आपकी शादी हो गई है। मैंने उससे कहा कि मुझे अब क्या करना है। उसने कहा अब आप अपने पति से मिल सकती हैं। मैंने कहा लेकिन वो तो कहीं चले गए। उसने कहा कि नहीं, वो इसी अस्पताल के कमरे में आपका इंतजार कर रहे हैं, आप खुद वहां चली जाइए। मैं उठी और छोटे छोटे कदम उठाती हुई उस आदमी के पीछे अस्पताल के एक कमरे की तरफ बढ़ गई थी, जहां मेरा भी 15 मिनट पहले बना हुआ पति बैठा था। मेरा दिल और शरीर दोनों ही बुरी तरह से कांप रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी आंखों के सामने आने वाला इंसान कौन है और कौन नहीं। खैर, मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी। अब मैं अपने पति का सामना करने वाली थी और उसको देखने वाली थी कि वो कैसा है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, वहां पर जो भी था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसने अपने चेहरे के ऊपर चादर ले रखी थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो भी वहां पर मौजूद है वो मर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले जिस बीमार इंसान के साथ मेरी शादी हुई है, उसने मेरी मांग में सिंदूर भी भरा है और मेरे गले में मंगलसूत्र भी पहनाया है। हाँ, भले ही मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। मुझे लगता था कि शायद वो कुछ ज्यादा ही बीमार है, शायद अपने मरने के किनारे पर हो, शायद उसकी आखिरी चाहत पूरी करने के लिए ही मेरी उसके साथ शादी करवाई गई है। मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं यहाँ तक भी नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा है या जवान है। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हो रही थी, तब मेरी नज़र नीचे थी। मैं एक गहरी उलझन में डूबी हुई थी कि मैंने अपने होने वाले पति का नाम तक नहीं सुना था। मैं नहीं जानती थी कि उसका नाम भी क्या है। उठ जा यार, भाभी आ गई है।
मेरे आगे जो आदमी चल रहा था वो नरमी से बोला, लेकिन चादर में कोई भी हलचल नहीं हुई थी। मैं चुप करके खड़ी रही और देखने लगी कि क्या हो रहा है। वही आदमी दोबारा फिर से बोला, चल बस कर दे नाराजगी। मैं जानता हूँ तू भाभी से नाराज है, लेकिन अब खत्म कर दे। वो खुद चलकर यहाँ आई है और तूने भी तो उनसे शादी की है ना। अभी भी चादर में कोई हलचल नहीं हुई थी। तभी वो आदमी सुकून भरे अंदाज में आगे बढ़ा और चादर उतारी। वो दोनों काफी एक दूसरे के करीब थे और मैं दरवाजे पर खड़ी हुई थी तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा कि अच्छा चल बस अब उठ जा। ये कहते हुए उसने मेरे पति का हाथ थामकर उसे बेड पर बिठा दिया। अभी भी मेरे पति की कमर मेरी तरफ थी, लेकिन इतना अंदाजा तो हो रहा था कि वो बूढ़ा नहीं है। लगभग बीच की उम्र का आदमी था और वो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ था। दूर से देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे किसी तरह की कोई लाचारी या कोई बीमारी है। लेकिन अब तो बाद में ही पता चलना था कि क्या है और क्या नहीं है। मगर मैं अपने दिल में इस आदमी को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी थी। अब जो भी था वो मेरा जीना मरना था। उस आदमी ने पीछे मेरी तरफ पलटकर देखा और बोला, भाभी अब तो ये आपसे बात भी नहीं करेगा, आप ही इससे खुद बात कर लीजिए। मैं बाहर ही हूँ, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। ये बोलकर वो आदमी चला गया था, जबकि मेरा पति अभी भी दूसरी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था। मैं धीरे धीरे चलती हुई उसके सामने आ गई थी। मेरे दिल की धड़कनें तो काफी तेज हो रही थी और डर भी लग रहा था। सामने आते ही मैंने जैसे अपने पति पर नजर डाली तो मेरी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। पता नहीं कुछ लम्हे थे या साल थे, कितनी ही देर में सामने बैठे उस झूठ को देखती रही। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि दिशांत था। वही दिशांत जिससे मैं टूटकर मोहब्बत करती थी, और वही दिशांत जिसे छोड़कर मैं अपने घर वालों की खातिर कमाने निकल पड़ी थी, और उसकी मोहब्बत का मैंने एक तरह से मजाक बना दिया था। हाँ, ये वही दिशांत था जिसके बारे में मुझे पता चला कि वो मर चुका है। मैं उसे ही देख रही थी और वो मुझे देख रहा था। और फिर एक लम्हे की देर किए बिना मैं कांपती हुई आगे बढ़ी और जाकर उसके गले लग गई। मुझे ये नहीं पता था कि वो मुझे स्वीकार करता है या नहीं, लेकिन इतने सालों के बाद, इतनी तपस्या के बाद मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल रही थी। मैं उसके गले लगी रो रही थी। पहले तो उसने थोड़े बहुत नखरे दिखाए, फिर वो मेरे साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगा था। काफी देर तक हम लोग इसी तरह से रहे थे। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसने अपनी माँ के जरिए गलत खबर मुझ तक पहुंचाई थी ताकि मैं दोबारा उसकी राह न देखूं, लेकिन वो भी अपने आप पर काबू नहीं रख पाया था। लेकिन उसके दोस्त के जरिए ये सब कुछ पॉसिबल हुआ था, जिसने मेरे साथ उसकी शादी करवा दी थी। वो अभी भी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त को जब मेरे बारे में सब कुछ पता चला तो उसने पूरी प्लानिंग की और इस तरह हम दोनों को मिलवा दिया। ये सब कुछ उसके दोस्त की वजह से ही मुमकिन हो सका था। ये वो लम्हा था जब मैंने ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कहा था। ऊपर वाले ने मुझे मेरी इतनी कड़ी तपस्याओं के बाद मुझे मेरे कर्मों का फल दे दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।